अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, देर आए दुरुस्त आए। शुक्र है सिलेक्शन कमेटी को एहसास हुआ और सलमान मिर्ज़ा के ऊपर सोचो विचार शुरू हो चुका है कि ट्राई नेशन सीरीज़ जो कि 29 अगस्त से शारजा में शुरू होनी है, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और यूएई के दरमियान, उसमें सलमान मिर्ज़ा को शामिल करने पर सीरियस गौर किया जा रहा है। यही वजह है कि डॉर्बन के अंदर जो पाकिस्तान की शहीन टीम गई जिसमें सलमान मिर्ज़ा शामिल थे, मगर उनको रखा गया है अकेडमी में ही। उनकी थोड़ा बहुत बॉलिंग के ऊपर जो काम है वो हो रहा है और बाकी वसीम जूनियर को उनके साथ भेजा गया है डॉर्बन की टीम के साथ। ये अपडेट वसीम जूनियर वाली तो खैर 1-2 दिन पुरानी है, मगर नई अपडेट ये है कि सलमान मिर्ज़ा के बारे में ये गौर किया जा रहा है कि इनको पाकिस्तान टी20 टीम में शामिल किया जाए, क्योंकि आगे फिर एशिया कप भी है। और मुझे भी ज़्यादातर मैं उस वक्त भी हैरान हुआ था जब बांग्लादेश के खिलाफ इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद 3 मैचेस में 7 विकेट्स हैं। और आप इनका डोमेस्टिक रिकॉर्ड भी उठा के देखिए, 26 टी20 डोमेस्टिक मैचेस में 46 विकेट्स हैं इनकी, 6.9 की इकोनॉमी है, 13 यानी 13 की एवरेज है। इतना डेकोरेटेड इनका डोमेस्टिक रिकॉर्ड है। और मैं सिर्फ इसलिए कह रहा था 31 बरस के ये हो चुके हैं, आप इनको ये नहीं कह सकते इनको मजीद पॉलिश करने हैं या इनके ऊपर अभी इनको और लंबा चौड़ा खिलाना है या जो भी है। शायद 2-4 बरस ही हों इनके, जो जितने फास्ट बॉलर के होते हैं। और अभी वो अच्छी फॉर्म के अंदर भी हैं, पीएसएल में अच्छी बॉलिंग की है, इंटरनेशनल में अच्छी बॉलिंग की है। तो आप उनसे फ़ायदा अभी उठाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, बजाय इसके कि आप इनको लिंगर ऑन करें और फिर बाद में उनकी क्रिकेट इतनी कहाँ है। बैट्समैन हो तो मान के चलते हैं कि यार 31 बरस का भी कोई बात नहीं, 7-8 साल खेल सकते हैं, मगर वो फास्ट बॉलर हैं। फास्ट बॉलर को हम 34 बरस 35 बरस तक आइडियल, मतलब इससे ऊपर हमने बहुत कम खेलते हुए देखे हैं, वो भी बहुत बड़े बड़े नाम हो तब खेल पाते हैं। तो ऑलरेडी वो 31 बरस के हैं, तो आप उनको रिसेंट जो फ़ायदा मिलता है वो तो लेना चाहिए। और सिलेक्शन कमेटी ने ये फैसला किया कि सलमान मिर्ज़ा को शामिल किया जा सकता है, बट ऑफ कोर्स विद अप्रूवल ऑफ माइक हैसन और सलमान आगा जो कप्तान हैं वो उनकी मर्ज़ी से। जब पाकिस्तान 2 वनडे मैच रह गए हैं उसके बाद जब वापस आएगी तो फिर पाकिस्तान टीम का टी20 की अनाउंसमेंट हो जाएगी, जो कि एशिया कप और ट्राई नेशन के लिए सेम ही होगी। आई डोंट थिंक सो कि कोई हो। रह गया बात फ़खर जमान का, तो फ़खर जमान की हैमस्ट्रिंग इंजरी है। अगरचे पीसीबी का जो मेडिकल पैनल है वो कंक्लूसिव उनके बारे में रिपोर्ट बताएगा कि कितने दिन लग सकते हैं, मगर बज़ाहिर ये लग रहा है कि शायद वो अवेलेबल हो जाएँ। आई होप कि वो हो जाएँ, पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है अगर वो अवेलेबल हो जाते हैं। अगर ट्राई नेशन के लिए ना भी होते, इतनी जल्दी नहीं है, आप उनको एशिया कप के लिए भी ला सकते हैं। बट फिर वो सवाल होगा बाबर आजम के फैंस के लिए कि अगर फ़खर जमान हैं तो क्या फिर बाबर आजम टीम में आएंगे? मैं हमेशा पहले दिन से इस चीज़ का बिलीवर रहा हूँ कि बाबर रिजवान में से एक तो बंदा टीम में बनता है। मगर आप दूसरी तरफ अगर देखें तो कहीं पर अगर एक जगह बनती है, वो विकेट कीपर सेकंड ऑप्शन बनती है। अगरचे हम अभी तो साबिता फरहान के साथ जा रहे हैं कि सेकंड ऑप्शन के तौर पे हम उनको कीपर के तौर पे रखें, जो कि वो रेगुलर कीपर नहीं है। मेरा मानना है कि जहाँ पे डाइसी पिच हो वहाँ पे आप रिजवान को कीपिंग ऑप्शन के तौर पे रख सकते हैं। लाइक अगर आपको कहीं स्विच करने की जरूरत पड़ेगी तो वन डाउन पोजीशन पे हारिस खेलते हैं या नीचे चौथे पांचवें पे भी खेलते हैं। खैर रिजवान चौथे पांचवें पे नहीं खेल सकते, वो ओपनर या मैक्सिमम वन डाउन वाली जगह पे आके खेल पाएंगे अगर उनको। बट रिजवान के ऊपर इतनी सीरियस कंसिडरेशन हुई नहीं है, बाबर आजम के ऊपर बातचीत जरूर हुई कि अगर फ़खर नहीं होते तो वो होंगे। बट अब सवाल ये भी पैदा हो चुका है कि फ़खर क्या नहीं होंगे, खासकर एशिया कप को जिसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा पड़ा हुआ है। हो सकता है ट्राई नेशन के लिए रिस्क ज़्यादा ना लिया जाए कि अगर वो फिट भी हो गए हैं और थोड़ा बहुत 19-20 वाला मामला रह भी गया है तो फ़खर को ना खिलाएं, फिर एशिया कप में डायरेक्ट डाला। वैसे इतना बड़ा गैप है नहीं है, बट डिपेंड करेगा अगर फ़खर फिट हो जाते हैं और वो टीम में हैं तो ऑफ कोर्स फिर आप क्या देखते हैं, आपके पास ऊपर साबज़ादा फरहान और साइम अयूब हैं, नीचे फ़खर आते हैं, फिर आपके पास सलमान आगा भी हैं, हसन नवाज़ भी हैं, खुशदिल शाह भी हैं। फिर जगह ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि बाबर पहले 3 नंबर में से किसी एक नंबर पे खेल सकते हैं, फिर आप उनको किस नंबर पे स्विच करेंगे, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो मुझे बज़ाहिर मुझे फिर मुश्किल लगेगा बाबर आजम का ना, अगर फ़खर हैं टीम में तो फिर शायद मुश्किल रह पाए, क्योंकि अगर वो आते हैं तो उनको खिलाना होगा आपको। अगर उनको आपने खिलाना है तो फिर किस नंबर पर खिलाएंगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बट मुझे खुशी है कि सलमान मिर्ज़ा पर सिलेक्शन कमेटी ने थोड़े होश के नाखून लिए हैं। मैं समझ से मुझे आप सोचिए एक लम्हे के लिए, सलमान मिर्ज़ा और शहीन शाह अफरीदी, इन दोनों का अटैक हो, तीसरे फास्ट बॉलर आपके पास हारिस हों, खुदा का वास्ता है ये जो सिर्फ 3 रेगुलर बॉलर के साथ जाते हैं ये छोड़ दें। अच्छी टीमों के खिलाफ बुरे से नाकाम होंगे। जैसे वनडे हम जीता ज़रूर है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, लेकिन किसी तगड़ी टीम के खिलाफ यही कॉम्बिनेशन के साथ मुझे नहीं लगता है हम जीत सकते हैं। सेम टी20 में है, आप 4 रेगुलर बॉलर के साथ जाएं, ऊपर शहीन है, फिर साथ में सलमान मिर्ज़ा, नई बॉल के दोनों किलर बॉलर हैं। फिर आपके पास हारिस रऊफ़ जो हैं वो आपके पास ऑप्शन में है, या आप चौथे 15 के स्क्वाड में शामिल करना है, वसीम जूनियर बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपको कहीं पे लगा कि नहीं एक बैटिंग ऐड भी करनी है तो वसीम जूनियर भी आपके पास ऑप्शन के तौर पर मौजूद हैं। मैं नहीं बिलीव करता कि फ़हीम अशरफ को आप एज एन ऑलराउंडर तगड़ी टीमों के खिलाफ भी आपको लगता है कि ठीक है वो एज एन ऑलराउंडर काम आएंगे, आई डाउट। बट फिर भी आप 15 के स्क्वाड में उनको रखना चाहें तो रख सकते हैं। बट मेरा मानना है कि शहीन शाह अफरीदी, सलमान मिर्ज़ा
हारिस रऊफ, ये 3 बॉलर हो गए, चौथे आपके पास सुफियान मुकीम हो गए, ये 4 बॉलर पूरे। बाकी T20 है, आप साइम अयूब के साथ भी जाते हैं, आप अगर खुशदिल शाह को खिला रहे हैं उनके साथ भी ओवर कर लेते हैं, सलमान आगा खुद कप्तान वो भी ओवर कर लेते हैं, तो 2-2 3-3 करके 5-6 ओवर ये गुजार सकते हैं। वैसे तो 4 ओवर चाहिए बट ये 5-6 ओवर गुजार सकते हैं। सो ये 4 बॉलर बाकी ऑलराउंडर्स ये खाता चल सकता है। बट आप अगर इस तरह से जाएँ कि नहीं 2 फास्ट बॉलर, 1 रेगुलर स्पिनर, 3 बॉलर बाकी सब ऑलराउंडर, अच्छी टीमें आपको नहीं जीतने देंगी। आपको 3 ही फास्ट बॉलर या फ़र्ज़ किया 2 फास्ट बॉलर, 2 स्पिनर, जो भी कंडीशन आपको मिलती है, बट 4 रेगुलर बॉलर के साथ आपको मैदान में उतरना पड़ेगा। और ये आधा तितर आधा बटेर, अगर हमारे पास भी कोई ऐसा ऑलराउंडर होता जो के पूरे के पूरे 4 कोटे के ओवर भी डाल सकता हो, जहाँ मैच फंसता हो वो निकाल भी सकता हो, तो कोई इतराज़ नहीं था। बट हमारे पास अनफॉर्चुनेटली ऐसे बॉलर नहीं हैं जो कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने कल भी ज़िक्र किया था, 14-15 की एवरेज है वनडे के अंदर, 13-14 की फ़हीम अशरफ की। ये जो चेज़ है वेस्ट इंडीज़ का ऑफ स्पिनर, बेसिकली वो स्पिनर है, उसके 500 हैं टेस्ट के अंदर, उसकी 26-27 की बनती है। मोती की 26-27 की एवरेज बनती है वनडे में। अगर आपकी 26-27 की एवरेज है तो टू सम एक्सटेंट आपको ऑलराउंडर कंसिडर किया जाता है। मगर फ़हीम की इतनी एवरेज नहीं है और इतना लंबे टाइम पीरियड से वो खेल रहे हैं। सेम है T20 में। मुझे नहीं लगता कि फ़हीम के साथ आप ये स्ट्रेटजी बनाएँ कि शाहीन शाह अफरीदी अटैक करेंगे, साथ में फ़हीम अशरफ, जो हम छोटी टीमों के खिलाफ करते आ रहे हैं, कि साथ फ़र्ज़ किया अगर सामने आपके पास अभिषेक शर्मा खड़ा हुआ है, साथ में शुभमन गिल है या कोई भी खड़ा हुआ है, आप शाहीन अफरीदी से एक तरफ से अटैक करवा रहे हैं, साथ में आपके साथ फ़हीम अशरफ कर रहे हो और आप बच जाएँ। आई डाउट, बाकी कि मैच है, फ़हीम अशरफ भी इंटरनेशनल क्रिकेटर है, विकेट तो वो भी ले सकते हैं। बट मुझे लगता है कि शाहीन शाह अफरीदी प्लस सलमान मिर्ज़ा दोनों नई बॉलर, और दोनों नया बॉल अंदर बाहर करते हैं और तगड़ा करते हैं। सलमान मिर्ज़ा को आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि नया बॉलर शायद हम सामने अब आया तो इसलिए लग रहा है। अदरवाइज़ डोमेस्टिक में ठीक ठाक खेला हुआ है और पका हुआ क्रिकेटर है और समझदार भी है, एज फैक्टर भी वैसा ही है उनका। तो मुझे तो लगता है कि आप एशिया कप में भी उनके साथ जा सकते हैं और ट्राई नेशन में भी उनके साथ जा सकते हैं और बड़ा किलर कॉम्बिनेशन बन सकता है। दोनों लेफ्ट हैंड और दोनों नई बॉल के अच्छे बॉलर हैं। साथ में आपके पास हारिस रऊफ के ऑप्शन है, प्लस आप अगर हारिस रऊफ को स्लैश वसीम जूनियर भी रख सकते हैं। बट हारिस रऊफ ज़ाहिर है तजर्बे की बुनियाद पे आप उनके साथ, टीम मैनेजमेंट ज़्यादा कॉन्फिडेंट है तो आप उनके साथ भी जा सकते हैं। मुझे लगता है कि हारिस रऊफ, आप अगर 2020-21 वाला टाइम पीरियड उठाएँ तो उस जैसा डेथ ओवर में बॉल करने वाला कोई बॉलर नहीं था। ये उनका रहा है, बट उसके बीच में वो शायद अपने यॉर्कर की लाइन से हटे, अपनी के नई चीज़ें नहीं प्रेडिक्टेबल हुए थोड़े से, कि स्लो वन उनकी पकड़ी जाती है, तो शायद इसलिए वो इतने इफेक्टिव नहीं हो पाए। बट अभी भी अगर वो यॉर्कर की तरफ जाते हैं, जितना उनका पेस है पाकिस्तान टीम में, अभी जो खेल रहे हैं उनमें तो शायद सबसे ज़्यादा है, तो ज़्यादा इफेक्टिव भी हो सकते हैं। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि टीम मैनेजमेंट चाहती है कि हारिस रऊफ टीम के साथ रहे, क्योंकि हमारे पास कोई एक एक्स फैक्टर बॉलर हो जिसका पेस भी अच्छा हो, तो वो हारिस रऊफ हैं। ये टीम मैनेजमेंट का ख्याल है। तो हारिस रऊफ को मुझे लगता है कि शायद डेथ ओवर में, जैसे शाहीन अफरीदी ने पहले वनडे में डेथ ओवर में अच्छी बॉलिंग की निस्बतन अपने प्रीवियस रिकॉर्ड के, तो काम किया उन्होंने। मुझे लगता है कि हारिस को भी इस पे काम करना है, खासकर यॉर्कर उनकी स्पेशलिस्ट थी। मुझे याद है एक बार जब हमने एशिया कप में भारत को हराया था, मैन ऑफ द मैच मोहम्मद नवाज़ थे, मगर विराट कोहली ने तारीफ हारिस रऊफ की थी। उन्होंने कहा था कि हारिस रऊफ का जो डेथ ओवर था उसकी वजह से मैच हमारे हाथ से गया, क्योंकि उस ओवर में उन्होंने कोई बाउंड्री नहीं खाई थी और खेलने वाले विराट कोहली खुद थे। बड़ा ज़बरदस्त ओवर किया था। तो वो चीज़ें हारिस रऊफ को वापस लानी है। जितनी भी क्रिकेट बाकी पड़ी है उनकी, अगर वो इतने इफेक्टिव डेथ ओवर कर सकते हैं, क्योंकि उनका रोल डेथ ओवर में ही ज़्यादा आता है। कप्तान उन पे एज ए डेथ ओवर बॉलर ज़्यादा बिलीव कर रहे होते हैं, तो उसके ऊपर उनको शायद काम करना है। अदरवाइज़ ऑप्शन वसीम जूनियर भी हैं, वो बैटिंग भी थोड़ी बहुत कर लेते हैं। तो ये एक फैक्टर है। बट 4 रेगुलर बॉलर चाहिए होंगे। इवन के अफ़गानिस्तान के खिलाफ भी आप 4 रेगुलर बॉलर से ही बच पाएंगे। हाँ, वो वैसे शारजा के अंदर स्पिन ट्रैक बनाते हैं, वहाँ पे आप 2 फास्ट बॉलर, 2 स्पिनर के साथ, रेगुलर स्पिनर के साथ आप आ सकते हैं। एक तो है ना, खुशदिल शाह भी कर लेता है, साइम भी कर लेता है, सलमान भी कर लेता है, बट रेगुलर स्पिनर फिर ज़रूरी चाहिए होंगे हमें। तो वो भले मतलब आपके साथ इब्रार हैं एट द मोमेंट, और साथ में सुफियान मुकीम है, तो एक अच्छी ऑप्शन बन जाएगी, जो मुझे लगता है। बट मुझे लगता है कि एक लेग स्पिनर पाकिस्तान टीम को चाहिए है, वनडे में भी और T20 में अगर तगड़ा। अबरार को मैं ज़्यादा बिलीव करता हूँ वनडे के अंदर, बट अब उनको वनडे भी नहीं खेला। ऐसा पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जिसको पकड़ लेते हैं फिर उसको लेते हैं, बाकी को भूल जाते हैं। सुफियान मुकीम को भूला तो ऐसा भूला कि T20 में नहीं डाला, अब रखा तो अबरार को वनडे से निकाल दिया। ये बिल्कुल ना, मतलब दूसरी तरफ निकल पड़ते हैं। मुझे लगता है कि अबरार वनडे का अच्छा बॉलर है, आप उसको वनडे में रखिए अगर आपको टीम में रखा है। अदरवाइज तो एक अच्छा लेग स्पिनर पाकिस्तान को ढूंढना चाहिए जो वनडे T20 दोनों में हो, क्योंकि वो विकेट टेकिंग ऑप्शन होता है। बट अब अबरार अब चूंकि है, मैं इसलिए बात करता हूँ, मुझे लगता है कि सुफियान की निस्बत वनडे में अबरार ज़्यादा इफेक्टिव है। आपको चाइनामैन चाहिए तो फैसल अकरम को वैसे भी ए टीम के साथ रखा हुआ है, बट फैसल अकरम को ट्राई आउट किया जा सकता है, क्योंकि सुफियान थोड़ा तेज़ करते हैं।
मुझे लगता है वो टी20 में बड़े इफेक्टिव बॉलर है, उनको लाजमी टी20 खिलाना चाहिए, चाहे आप एशिया कप जा रहे हैं, आगे वर्ल्ड कप है, वट एवर द सिचुएशन इज, वो होना चाहिए। बट वनडे के लिए शायद अबरार बेहतर है। हाँ, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हमने ज़रूर जिक्र किया कि सफियान को होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा रीड नहीं हुए थे और सब चीज़ें हैं। अब चूंकि उनका रोल टी20 टीम में ज़्यादा बढ़ गया है और आगे टी20 के ज़्यादा चैलेंजेस हैं, तो शायद वनडे में ट्राई आउट करना मुनासिब नहीं होगा। खुदा ना खास्ता अगर उनका कॉन्फिडेंस शेक हो गया, विकेट नहीं मिलती, रन हो जाते हैं, तो वो टी20 में भी असरअंदाज होगा। सो बेटर है कि आप उनको टी20 तक ही रखिए फिल वक्त, जब अब टी20 वर्ल्ड कप आपके सर पे एक तरह से ज़्यादा टाइम पीरियड बाकी उसमें भी नहीं है। आप एशिया कप तो खैर बिल्कुल राउंड द कॉर्नर है। तो ये है दोस्तों, आई होप के समाय मिर्जा टीम का हिस्सा होंगे और आई होप के पाकिस्तान 4 रेगुलर बॉलर के साथ, मैं हर व्लॉग में जिक्र करता हूँ कि 4 रेगुलर बॉलर हमें चाहिए, उसी से ही गुजारा होगा। अदरवाइज छोटी टीमों को आप हरा सकते हैं, बड़ी टीमों को आप ये आधा तितर आधा बटेर से नहीं हरा सकते। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।